गुड मॉर्निंग। पॉलीमर को देखते समय हम लोगों ने अलग अलग तरह के पॉलीमर्स को डिस्कस किया है। पॉलीमर्स की प्रिपरेशंस, यूजेस, प्रॉपर्टीज, इन सभी को वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पॉलीमर्स की कैटेगरीज में हम रबर पढ़ रहे हैं और इस रबर्स में भी हम देख रहे थे कि किस तरह से हम रबर्स की प्रॉपर्टीज को इन्हांस कर सकते हैं। ओके, और जो प्रोसेस था वो था वेल्कनाइजेशन। तो वेल्कनाइजेशन प्रोसेस पर हमारा फोकस था। रबर से कुछ जानने से पहले, वेल्कनाइजेशन जानने से पहले इस बात पर हमें फोकस करना पड़ता है कि वास्तव में जो आइसोप्रीन है, जिसे हम मोनोमर कहते हैं रबर का, वो दिखता कैसा है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये वो ही है। अगर आपको आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर पता होगा तो इजीली आप क्या करेंगे, वेल्कनाइजेशन की जो रिएक्शंस हैं उनको आप लिख पाएंगे। तो पहला फोकस जो होगा, पहली जो बात हमें समझनी होगी वो क्या समझनी होगी कि भाई आइसोप्रीन कैसा दिखता है, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। और थोड़ा सा पीछे भी हम जाएंगे, पीछे भी देखेंगे कि नेचुरल रबर कैसे बनते हैं, आइसोप्रीन कैसे अटैच होते हैं, बेटा पार्चा कैसे बनती, पिछले वाले लेक्चर में देखा गया है। तो फिर भी बड़े समराइज करना पड़ता है कि हर एक चीज़ आपको अच्छे से पता हो। देखते हमारा जो अगला हेडिंग है दैट इज रबर। पॉलीमर है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ पॉलीमर। ये भी एक पॉलीमर से ऐसा। और these rubbers are of two type, that is a natural rubber। ये कहाँ से मिल रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, अलग अलग तरह के ट्रीज से हमें मिलते हैं। और दूसरा जो है जिसे हम कहते थे सिंथेटिक, सिंथेटिक। ये दो टाइप के रबर देखना है। नेचुरल रबर क्या है, नेचुरल रबर जो है, नेचुरल रबर्स जो है द मोनोमर यूनिट, द मोनोमर of natural rubber is क्या है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन का मतलब क्या है, आइसोप्रीन का मतलब है दिस इज द 2-methyl 1,3-butadiene। ये कहने का सेंस है। तो 2,3-2-methyl-1,3-butadiene इज आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन के आइसो यानी जितने भी नेचुरल रबर्स हैं वो सभी के सभी आइसोप्रीन से ही बने होंगे। उसका जो मोनोमर यूनिट होगा वो आपका आइसोप्रीन ही होगा। तो ये बात भी हमें दिमाग में रखनी होगी। और ढेर अलग अलग तरह के ट्रीज हैं, उन ट्रीज से क्या हो रहा है, इसको हम प्राप्त कर रहे हैं। तो अभी सिंथेटिक रबर बाद में देखेंगे, पहले हमारा फोकस किस पर है, नेचुरल रबर पर है। तो अगर नेचुरल रबर की हम आगे बात करते हैं तो देन केमिकल structure of isoprene। आइसोप्रीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, तो कंपाउंड नेम इज 2-methyl-1,3-butadiene, this is butadiene। कैसे आप लिख सकते हैं, तो चार ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन सिस्टम, दिस मीन्स 4 कार्बन इज 1, 2, 3 and 4। तो इजिली आप ऐसे लिख सकते हैं। नंबरिंग भी आप कर सकते हो, तो नंबरिंग आप यू कैन 1, 2, 3, 4
आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे 1 2 3 4 ऐसा। हम इस साइड से नंबरिंग को प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसा हुआ। एंड कार्बन नंबर 2 is a methyl group and methyl group is a CH3 ऐसा। तो कार्बन 2 की पोजीशंस पर हमें इस ग्रुप को इंसर्ट करना होगा ऐसा। और 1 एंड 3 ये पोजीशंस को बता रहे हैं। 1 एंड 3 कार्बन की पोजीशंस पर है इन ग्रुप ऐसा। इन इन मीन्स दिस इज डबल बॉन्ड एंड Y एंड A इज ट्रिपल बॉन्ड ऐसा। तो हमें क्या करना होगा, हमें कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3 पर इंसर्ट करना होगा डबल बॉन्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम बनाएंगे, किस तरीके से इसको किया जाएगा, तो आसानी से हम इसे कर पाएंगे। तो आगे देखें। लिख करके देखते हैं। ये कार्बन हैं। सेकेंड पोजीशन हमने पहले बताया कि 1 2 3 एंड 4। सेकेंड पोजीशन दिस वन एंड CH3 दिस ग्रुप एंड 1 एंड 3, 1 मीन्स दिस वन, 1 एंड 3 मीन्स दिस वन ऐसा। तो अगर आपने ऐसा किया तो ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। अब क्या करने हैं, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, सभी को पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो कंप्लीट करिए, देखिए 2 वैलेंसी तो यहाँ से कंप्लीट है, 2 को कंप्लीट करने के लिए CH2 कर दीजिए ऐसे। इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 ऐसा। तो यानी एक कम है इसमें, तो एक कम के लिए हाइड्रोजन को इंक्लूड कर लीजिए। और इस कंडीशन में भी 2 ही है कार्बन के पास यानी CH2 ऐसा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं और लिख सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, आइसोप्रीन का है। आइसोप्रीन का तो ये स्ट्रक्चर ही है, लेकिन अब सपोज करिए क्या करना है, इसका पॉलीमराइजेशन करना है इसका ऐसा। सपोज करिए इसका पॉलीमराइजेशन करना होगा, तो जब ये पॉलीमराइजेशन में जाएगा तो हमेशा क्या होगा, हमेशा ये होगा कि बॉन्ड्स की शिफ्टिंग्स होंगी। बॉन्ड की शिफ्टिंग कैसे हो रही है, देखिए बॉन्ड की शिफ्टिंग कैसे होगी, ये इधर और ये इधर, इस तरीके से बॉन्ड की शिफ्टिंग्स होनी है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का ये मतलब है कि CH2 और यहां से लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, CH2 ये CH2 है। अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, देखिए समझिए, ये डबल बॉन्ड था, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर होके यहाँ पे आ रहा है। तो अब ये जो होगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद जो होगा C होगा और उसके साथ होगा CH3 ऐसा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब होगा ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड ऐसे, और ये हो जाएगा CH ऐसा। ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा CH2। देखिए इस तरीके से, लेकिन देखिए अभी कंप्लीट नहीं होगी, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है कार्बन की। तो उस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आप क्या देखेंगे कि दोनों ही साइड में एक एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, ये कार्बन के लिए 2 तो इससे कंप्लीट हो रही हैं, 2 हाइड्रोजन से, एक इससे 3, एक बाकी है, एक के लिए आप ऐसे कर दो, एक बॉन्ड इसमें लगा दो ऐसा। ऐसे इसके लिए देख लो, इसके लिए देखो 1 2 3 4 कंप्लीट है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 कंप्लीट है। अब इस पर आ जाइए, 1 2 3 एक बाकी है, देन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसमें आप बॉन्डिंग्स को दिखा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे दिखाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप बना ले जाएंगे। और ये जो है इसका एक मोनोमर है, अब ये मोनोमर है ऐसा। और सपोज करिए आपने इसको n नंबर में लिया होगा ऐसा, तो ये n नंबर में बनेगा, तो ये हो जाएगा क्या जी, पॉली आइसोप्रीन।
ये कहलाएगा आपका पॉली आइसोप्रीन। तो पॉली आइसोप्रीन होगा, एक आइसोप्रीन जो होगा वो इसका क्या होगा, मोनोमर होगा। अब मोनोमर का स्ट्रक्चर कह रहा है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि भाई ड्रॉ द या राइट द स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन, ऐसा। तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन ये हो जाएगा ऐसा। और कह रहा है कि ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। ओके, उस समय हमको क्या दिखाना पड़ेगा, उस समय हमें इस तरीके के आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा, तो ये मोनोमर होगा ऐसा। पॉली आइसोप्रीन कह रहा है तो क्या करेंगे, इसको एन लगा देंगे तो पॉली आइसोप्रीन हो जाएगा। तो जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस तरीके का आपका जवाब होना चाहिए, यानी क्वेश्चंस के हिसाब से आपको जवाब देना पड़ता है। ओके, तो चीज़ें अलग अलग हैं, ऐसा मिक्स नहीं करेंगे। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर आइसोप्रीन का। अगर आप एन नहीं लगाएंगे ये, अब ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा मोनोमर होगा। ओके, ये मोनोमर किसका, नेचुरल रबर का मोनोमर होगा। ओके, और अगर आप यहाँ पे एन लगा देते हैं ऐसे, तो यही स्ट्रक्चर किस नाम से जाना जाएगा, यही स्ट्रक्चर कहलाएगा पॉली आइसोप्रीन। तो ये तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ओके, आगे देखते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेचुरल रबर की बात कर रहे हैं। तो अगर नेचुरल रबर की हम बात कर रहे हैं तो नेचुरल रबर्स में हमने अभी आपको बताया कि स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, आइसोप्रीन पहले बना के देख लेते हैं। आइसोप्रीन इज अ CH2 CH3 1 देखते हैं क्या हुआ। CH2 यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है 4 4, ठीक है ऐसा। ये आइसोप्रीन था। ओके, और जब इसका पॉलीमराइजेशन में जा रहा है तो कन्वर्ट हो रहा है कैसे, अभी बॉन्डिंग की शिफ्टिंग देखी गई है, ऐसे बॉन्डिंग की शिफ्टिंग देखी गई है। C डबल बॉन्ड CH2 कुछ ऐसा, और एक CH3 लगाएंगे। 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 2 2 4, ठीक है ऐसा। अब ये स्ट्रक्चर तो है, अब इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं तो दो अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी आइसोप्रीन को भी दो अलग अलग फॉर्म में दिखाया जा सकता है। कैसे दिखा सकते हैं, देखिए आप, हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, देखिए स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं इस जगह से। तो कैसे लिखते हैं, देखिए C डबल बॉन्ड C ऐसे। ये कौन कौन से कार्बन से, ये कार्बन एक ये है, एक ये है, एक और एक ये ऐसे। इससे देखिए क्या लगा, CH2 लगा है। CH2 लिखिए। अब देखिए इसी से लगा CH3, इसी से लगा हुआ आप क्या लिखेंगे, CH3 लिख देंगे। अब देखिए आगे क्या बचा, इससे ही लगा है हाइड्रोजन और लगा है CH2, तो फिर देखिए हमने क्या लिखा, CH2 ये पूरा लिखा और फिर लिखा हाइड्रोजन ऐसा। तो एक स्ट्रक्चर तो हमने ये बनाया। अगला एक और स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए अगला स्ट्रक्चर फिर वहीं से स्टार्ट करिए, C डबल बॉन्ड C, देखिए यहां से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर क्या होगा, फिर देखिए क्या लगा है, फिर है CH2 ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बस, और फिर क्या लगा है CH3,
ये हो गया। अब H और ये हो गया आपका CH2। ये आसान सी बात है, बहुत ही इजीली आप लिख ले रहे हैं इसको। बस दोनों में फ़र्क हमने क्या रखा है, हमने ये फ़र्क रखा है कि इस स्ट्रक्चर्स में ये जो ग्रुप है CH2 ग्रुप देखिए, उसको एक साइड किया गया है ऐसा, और यहाँ पर जो CH2 ग्रुप है एक दूसरे की क्रॉस पोजीशंस में ऐसे। तो नाम देखते हैं, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सिस आइसोप्रीन। और ये क्या होगा, ट्रांस आइसोप्रीन। सिस आइसोप्रीन है ट्रांस आइसोप्रीन के नाम से जाना जाएगा। सिस और ट्रांस किस बात पर बेस्ड है, तो ये जो है इस CH2 ग्रुप के प्रेजेंस पर बेस्ड है। ये CH2 ग्रुप किस दिशा में पाया जा रहा है, क्या ये CH2 ग्रुप एक दिशा में पाया जा रहा है, क्या जो CH2 ग्रुप है वो एक दूसरे से क्रॉस पोजीशंस पर पाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सिस और ट्रांस के नाम से जानते हैं। अब हमारा जो फोकस था किस पर था, नेचुरल रबर पर। तो जो नेचुरल रबर है वो सिस आइसोप्रीन का डेरिवेटिव है, मतलब सिस आइसोप्रीन से मिलकर के बना होगा। और जब सिस आइसोप्रीन एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं तो जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो स्ट्रक्चर होता है क्वाइल्ड। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स, तो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो नेचुरल रबर्स का स्ट्रक्चर होगा, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होगा। ओके, कैसे कर सकते हैं, तो नेचुरल रबर्स को देख लेते हैं कैसे हम बनाते हैं नेचुरल रबर्स को। हम नेचुरल रबर्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए देखिए डबल बॉन्ड है ऐसे, और इसके साथ देखिए क्या अटैच्ड होगा, CS। देखिए यहीं से देख करके हम बना रहे हैं, ये डिस्टेंस फॉर्म इसका है, ये CS3 CS2 एक हो गया, दूसरा फिर CS2 यहीं से यहाँ पे स्टार्ट करिए। देखिए बिल्कुल सेम, ये CS2 मैंने फिर लिखा, C डबल बॉन्ड, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा CS2, ये फिर लिखूंगा C, फिर लिखूंगा CS2, फिर लिखूंगा H। देखिए मैंने फिर से उसी को रिपीट किया है, कुछ नया नहीं किया है, बस यही स्ट्रक्चर फिर रिपीट किया है। फिर देखिए इस पोजीशन पर फिर बॉन्ड्स ऐसे लगे होते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर फिर यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, तो फिर से एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करिए, CS2, C डबल बॉन्ड C, फिर CS3 होगा, CS3 होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, फिर से होगा CS2 होगा, और ये जो आपका होगा वो होगा हाइड्रोजन ऐसे। तो आप क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर बनता हुआ देखेंगे, पॉलीमराइजेशन होता हुआ आप दिखाई देगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, इस स्ट्रक्चर को जानते हैं नेचुरल, ये है आपका नेचुरल रबर। ओके, तो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, और नेचुरल रबर्स को आप इस तरीके से आप दिखा सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है ऐसा। तो और इसका दूसरा जो पोर्शन था एक नेचुरल रबर से, और इसमें एक गटा पार्चा भी है। ये एक्चुअली ये जो है इसको देखा जाए तो इट इज मेड अप ऑफ ट्रांस आइसोमर या ट्रांस आइसोप्रीन। ट्रांस आइसोप्रीन से ये मिलकर के बना होगा। और कैसा होगा तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे रॉड शेप्ड,
रॉड शेप्ड लीनियर स्ट्रक्चर, रॉड शेप्ड लीनियर स्ट्रक्चर। तो रॉड शेप्ड लीनियर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, ट्रांस आइसोमर्स को आपस में एडअप करना है। अभी हम तो सिस आइसोमर्स को एडअप करके देख रहे थे, ट्रांस आइसोमर को आपस में आप जोड़ के देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा होगा उसे भी आप देख लेते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। क्या करना है, ट्रांस आइसोप्रीन को आपस में एडअप करना है। ट्रांस आइसोप्रीन कहने का मतलब है कुछ ऐसे, ये CS2 पोजीशन जो है क्रॉस पोजीशंस पर व्यवस्थित है। ओके, अब इसी स्ट्रक्चर को आप बार बार बनाएंगे, रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका आपका बन जाएगा पॉली आइसोप्रीन बन जाएगा। ओके, तो बना के देखते हैं जरा सा कैसे बन सकता है स्ट्रक्चर। देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर हम बनाए यहाँ पे है, फिर इसकी बारी है ऐसा। तो ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरे स्ट्रक्चर को हम फिर यहाँ बनाना चाहते हैं, तो दूसरे स्ट्रक्चर को एडअप करना चाहते हैं तो देखिए CS2 से अगर आप एडअप करेंगे तो दोबारा फिर आपको CS2 लिखना होगा। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये वाला है ऐसा। अब CS3 इस साइड चला जाएगा, देखिए अगर CS3 इस साइड चला गया है तो क्रॉस पोजीशंस पर होनी चाहिए, तो यानी CS2 यहाँ पर होना चाहिए, और CS2 अगर यहाँ पर होना चाहिए तो हाइड्रोजन कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ऐसा। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं देख करके, समझ करके। फिर देखिए CS2 हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से एडअप करना है तो CS2 आपको उस साइड ही लेना होगा ऐसा, और CS2 से फिर डबल बॉन्ड कर लीजिए, तो यानी CS3 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा नीचे से ऐसे। और फिर देखिए क्रॉस पोजीशंस पर होनी चाहिए, फिर CS2 यहाँ होना चाहिए और हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ऐसे। तो इसे बनाना आसान है, बहुत ही सिंपल सा थीम ध्यान में रखना है कि CS2 की जो पोजीशंस है उसे हमें क्रॉस पोजीशंस पर रखना होगा, एक साइड में नहीं करना होगा, इसे ठीक करना है ऐसे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा क्या कहलाएगा, गचा पार्चा के नाम से जाना जाएगा। तो ये गचा पार्चा का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो हम यहाँ पर बना रहे हैं। ओके, इसके बाद ये जो रबर्स बन रहे हैं एक्चुअली इसमें टफनेस नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, थर्मोप्लास्टिक्स है, तो इजिली क्या है, सब वर्क नहीं है, कोई यूज नहीं है। रबड़ का इस्तेमाल तब हो पाएगा जब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसमें हो। क्या मेन प्रॉपर्टी है, स्ट्रेचिंग की प्रॉपर्टी है। कोई भी रबड़ आप यूज कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी के कारण यूज कर रहे हैं। तो ये जो रबड़ इसमें स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सभी के सभी लीनियर स्ट्रक्चर्स है। ओके, अब लीनियर स्ट्रक्चर्स होने के नाते अब जैसे ही इसको क्या करेंगे, आप इसको खिंचाव उत्पन्न करेंगे तो टूट जाएगा। तो रबड़ की क्वालिटी थोड़ी होती है, रबड़ का इस्तेमाल इसीलिए होता है कि हम क्या कर सकें, उसके डायमीटर्स को या उसकी लेंथ को बढ़ा सकें और फिर से स्ट्रेस को छोड़ें तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पर लौट आए। तो ये चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है।
उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए एक प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया है, और उस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद आप देखोगे कि जो स्ट्रक्चर है जिसमें पुअर स्ट्रेंथ मिल रही थी, अब उसका क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगी, इंप्रूव कर जाएगी। स्ट्रेंथ इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम तरह तरह के आर्टिकल्स बना पाएंगे, तरह तरह की चीजें बना पाएंगे। यानी कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट अगर आपको इस सब्सटेंस का करना है तो इसकी स्ट्रेंथ को अधिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसका कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखिए क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए प्रोसेस करने जा रहे हैं, और प्रोसेस का नाम होगा वेल्कनाइजेशन। देखिए आगे, वेल्कनाइजेशन कैसी प्रोसेस है? दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन ऐड addition of sulfur in पॉलीवर्ड लगा रहे हैं, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर्स। तो एडिशन ऑफ सल्फर इन पॉलीआइसोप्रीन टू गिव राइज द क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। तो वेल्कनाइजेशन कैसी प्रोसेस है? वेल्कनाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि पॉलीआइसोप्रीन्स में सल्फर को ऐड अप करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, किस तरीके के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, वो देखने हम लोग जा रहे हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें दो आइसोप्रीन स्ट्रक्चर्स को बनाने होंगे। तो पहले दो आइसोप्रीन स्ट्रक्चर्स आप बना के देखिए कैसे बनेंगे। तो बनाते हैं, नेचुरल रबर्स बना रहे हैं हम। तो CS2 डबल बॉन्ड CS3 ऐसा, और ये होगा CS2U CS2H, सिस फॉर्म है, फिर CS2 आएगा, फिर CS3 आएगा ऐसा, CS3 आएगा, ये होगा H, ये होगा CS2 ऐसा। यहाँ पे CS2 फिर ही आएगा, नहीं तो ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा ऐसे। फिर CS2 को ऐड अप करिए, C डबल बॉन्ड C, CS3 CS2 कुछ ऐसा। और एक स्ट्रक्चर और बना के देखिए, एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे बना के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C CS2 H CS3 CS2, बिल्कुल कॉपी कर किया जाएगा, यहाँ पे कुछ अलग से नहीं होगी।
ऐसा, और फिर इसमें ऐड कर दिए सल्फर को। इस तरीके से। तो जैसे आप सल्फर ऐड करेंगे तो जहां जहां डबल बॉन्ड आप देखोगे, डबल बॉन्ड कहने का मतलब कहां पर है, ये डबल बॉन्ड्स है, ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो इन्हीं जगहों पे आप सल्फर को ऐड अप कर लें। तो मैं इसी में बना दे रहा हूँ कि अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको डबल बॉन्ड्स हटा देने हैं ऐसे। देखिए कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई है। अब जो चौथी वैलेंसी है उसे कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, ये कार्बन आएगा ऐसे। देखिए ऐसे, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा सल्फर इस तरीके से। जहां जहां डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा वहां सिंगल बॉन्ड कर लीजिए। तो ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। देखिए ऐसे, और क्रॉस लिंकिंग भी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी, देखिए ऐसे 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 डबल बॉन्ड। तो अब आपको क्या दिखाई देगा, स्ट्रक्चर जो है क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो होगा वल्कनाइज्ड रबर होगा। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा भैया। अब ये प्रोडक्ट हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप इसको लिख सकते हैं वल्कनाइज्ड। और इससे पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था जहां पर क्रॉस लिंकिंग नहीं थी उसे आप क्या लिख सकते हैं, अनवेल्कनाइज्ड। इसी के आगे अन लगा लीजिएगा, यू एन अन, तो अनवेल्कनाइज्ड रबर हो जाएगा। तो ये वेल्कनाइज्ड हो जाएगा, और जो पहले स्ट्रक्चर बना था जहाँ पे डबल बॉन्ड था वो अनवेल्कनाइज्ड रबर के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपका वेल्कनाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे हम लोग देखेंगे सिंथेटिक रबर को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।